अब यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली या इलाहाबाद आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिविल्स डेली कराने जा रहा है आपकी प्रिपरेशन सीडी यूट्यूब क्लासेस के माध्यम से, जहां हम लेकर आ रहे हैं डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को मद्देनजर रखते हुए तमाम वीडियो लेक्चर्स और मेंटरशिप गाइडेंस, वो भी बिल्कुल निशुल्क। हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप अपना कीमती वक्त सही जगह सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू फॉलो #CDRituals। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत करती हूं आप सभी का सिविल्स डेली के डेली करंट अफेयर एनालिसिस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम के तहत चलिए देखते हैं क्या है आज की मुख्य खबरें और क्या है उनसे इम्पोर्टेंट हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव। अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं #DailyCDRituals पर, जहां पर आपके लिए ये तमाम लेक्चर्स लेकर हम आ रहे हैं डेली बेसिस पर और वीकली बेसिस पर भी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी खबरों का सिलसिला। देखते हैं आज की पहली खबर क्या है। आज की पहली खबर है फार्मर्स डिक्लेयर विक्ट्री और उनके प्लेस को जो है वेकेट करने से रिलेटेड। इस खबर में एज सच कुछ खास नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत जो सारे एस्पेक्ट्स थे वो हमने कवर अप किए हैं अपनी लास्ट क्लासेस में। इस पर हमने एक एक्सप्लेनर भी दिया है जो कि एमएसपी से डायरेक्टली रिलेटेड है। एमएसपी क्या होता है, क्यों होता है, अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे लेक्चर्स को प्लीज देखिए और वहां से आप समझ सकते हैं। आज की जो ये न्यूज थी, इससे अगर मैं रिलेट करके बात करूं तो एज सच कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ इतनी न्यूज है कि फार्म लॉज रिपील करने के बाद भी जो फार्मर्स का आंदोलन, जो प्रोटेस्ट जारी था, उसको अब खत्म करने की बात की गई है। और कल की ये खबर आई है कि वो लोग जो है वेकेट करने लग गए हैं जितनी भी साइट्स थी जहां पर कि बॉर्डर्स पर, जैसे गाजीपुर बॉर्डर हो गया, देन इधर हरियाणा वाला बॉर्डर हो गया, यहाँ पर जो भी प्रोटेस्ट चल रहे थे, ठीक है, उसको हटाया जा रहा है। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो इनकी बातचीत हुई है उसमें ये कहा गया है कि जो लोग, जिनकी भी मतलब ऐसा जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उनके खिलाफ जो भी केसेस थे वो नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ बात हुई है इनके बीच में। तो इसी से रिलेटेड है ये पूरा जो ये न्यूज था, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट की जो खबर आज के न्यूज़पेपर में थी। चलिए इसी के साथ देखते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट खबर आज की क्या है। दूसरी खबर हमारी रिलेटेड है बर्ड फ्लू से रिलेटेड। बर्ड फ्लू जो है दैट ट्रिगर्स अलर्ट इन अल्फूजा डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो देखिए जीएस पेपर 3 का इशू तो है ही ये, क्योंकि हेल्थ का जब भी मुद्दा आता ना, एक पूरे साल, 2 साल, 2.5 साल से कोविड आप देख ही रहे हो कि न्यूज में लगातार बना हुआ है, राइट। तो अभी कोविड के साथ साथ और भी बहुत सारे वायरसेस और भी बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो लगातार हैं। ये जो न्यूज है बेसिकली बर्ड फ्लू की, बर्ड फ्लू कोई नई बीमारी नहीं है, राइट। ये पहले से भी हमारे देश में जो है और वर्ल्ड वाइड जो है एक प्रॉब्लम रही है। हाँ, किसी किसी सीजन में इसका जो रेट है वो बहुत अचानक से बढ़ जाता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि न्यूज में क्या कवर किया, उसके बाद हम इसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो न्यूज में हाईलाइट प्रोग्राम्स में आप देख सकते हो अल्फूजा डिस्ट्रिक्ट जो है, यहाँ इसको अलर्ट पे डाला गया है थर्सडे को, आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ बर्ड फ्लू। ठीक है, और ये आउटब्रेक कहाँ कंफर्म हुआ? ये कंफर्म हुआ है कुनुम्मा साउथ वार्ड 10 में इन दी थाकाजी ग्राम पंचायत के अंदर। ठीक है, और H5N1 सब टाइप जो है इन्फ्लुएंजा ए वायरस का, वो यहाँ पर रिपोर्ट भी किया गया है। कहा गया है कि एक्चुअली डक्स में जो है ये अभी फिलहाल रिपोर्ट हो रहा है। ठीक है, और इसी के चलते जो है तमाम मूवमेंट्स रिलेटेड विद दी सेल ऑफ डक हो गया, चिकन हो गया, ठीक है, या अदर डोमेस्टिक बर्ड से रिलेटेड जो सेल थी, उनके एग्स या मीट से रिलेटेड जो भी है, वो आसपास के एरिया में विद इन 12 लोकल बॉडीज उनको बैन कर दिया गया है। ऑलराइट, और जो इसका विद इन द 9 किलोमीटर रेडियस ऑफ द हॉटस्पॉट जो है, बोला गया कि उनसे रिलेटेड जितने भी मूवमेंट्स हैं एटलीस्ट वो बैन कर दिया जाए, तो ये चीजें फैलेंगी नहीं। ठीक है, और जो जगहें हैं उसमें अगर आप देखें तो चंपाकुलम, नेडुमुडी, मुतार, इदाथा, ठीक है, ये सारे प्लेसेस जो है बेसिकली न्यूज में रहे हैं। ऑलराइट, तो ये तो थी जो हमारे न्यूज़पेपर से हमें इंफॉर्मेशन उठानी थी, राइट। अब हम अगर इसके उस पर आए
इसके जो मेन मुद्दा है उसको समझे थोड़ा सा कि भाई एवियन इन्फ्लुएंजा क्या है। तो देखिए, जो एवियन इन्फ्लुएंजा है, जिसे हम आम भाषा में, सिंपल भाषा में बर्ड फ्लू कहते हैं, वो उसे एक हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज माना गया है, जो कि होता है इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस से। किससे होता है? इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस। अब देखिए, एग्जाम में ना क्या करेगा, आपको मोस्टली कंफ्यूज कर देगा। ये वायरस है, बैक्टीरिया है, एल्गाई है, क्या है इन्फ्लुएंजा टाइप ए? तो ऑब्वियसली वायरस है। हम इसको इतने टाइम से देख रहे हैं कि हमें अब तक याद हो गया कि भाई ये तो वायरस ही है, तो यहाँ हम कंफ्यूज नहीं होंगे। उसके बाद जो दूसरा मुद्दा एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि ये कौन से एनिमल्स में मोस्टली होता है। ठीक है, चिकन्स में होता है, डक्स में होता है, उसी के साथ आपको फिश भी दे देगा, राइट, कंफ्यूज करने के लिए। बट याद रखिएगा, फिश में नहीं होता है। इट हैपन्स विद चिकन्स, टर्कीज, डक्स, पोल्ट्री, बर्ड्स एक्सेट्रा। ठीक है। नाउ वाइल्ड एक्वेटिक बर्ड्स जो हैं, जैसे कि डक्स हो गई, गीज हो गई, ये नेचुरल रिजर्वायर मानी जाती हैं किसकी? इन्फ्लुएंजा ए वायरस की। ठीक है। और जो इसे जो है बोला जाता है कि ये सेंट्रल प्लेयर्स भी हैं पूरे इकोलॉजी में ऑफ दिस वायरस। अब 1997 में इसका पहला केस ह्यूमंस में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ऐसा कहा गया था कि पहली बार ह्यूमंस का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है इस वायरस से, बर्ड फ्लू से, व्हेन इन 1997। तो ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, सिंस यहाँ पर टाइमलाइन दिया हुआ है, तो हो सकता है प्रीलिम्स लेवल पर आपको कंफ्यूज करके बोल दे। ठीक है। और अगर मेंस रिलेटेड इससे कोई क्वेश्चन आता है, तो ये अगर आप वहां पर लिखते हो ना, तो आपको श्योर शॉट थोड़ा सा एज मिलेगा बाकी स्टूडेंट्स के रिलेशन में। ठीक है। क्योंकि जब आप कंक्रीट टाइमलाइन देते हो ना, किसी चीज को श्योरिटी के साथ बोलते हो, तो वो चीज एग्जामिनर को बहुत पसंद आती है। सो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि पहली बार ह्यूमंस में ये आउटब्रेक या ये कॉन्ट्रैक्शन कब हुआ था। ह्यूमन व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड फर्स्ट टाइम विद दी वायरस। ओके। और जो इसका स्ट्रेन है बेसिकली वो है H5N1। ओके। ये स्ट्रेन इस बार जो है देखा जा रहा है। अब इसे हम थोड़ा सा और डिटेल में अगर समझें, तो आप देख सकते हो ये इन्फ्लुएंजा ए H5 के 9 सब टाइप्स जो हैं वो देखे जाते हैं। ये सारे यहाँ पर आपको डिटेल में मेंशन है, H5N1, H5N2। तो इनको देख लेना, क्योंकि कई बार वो स्ट्रेन को गलत करने के लिए भी पूछ देता है। अब जो सब टाइप्स हैं, इनमें दो चीजें होती हैं। एक होती है हमारी हेमाग्लूटिनिन HA से, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं, और दूसरा है न्यूरामिनाडाइज, जिसको हम NA से करते हैं। और ये पूरा जो वायरस है, ये इन सब टाइप्स में डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ दीज 2 प्रोटीन्स। ये 2 प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, ये जरूर याद रखना, क्योंकि प्रीलिम्स में पूछ सकता है। कोविड से रिलेटेड तो प्रोटीन इतना एज सच नहीं पूछा, बट यहां से बिल्कुल पूछ सकता है। ठीक है। और इनके जो भी सब टाइप्स हैं, ठीक है, टाइप ए वायरस के, उनके 18 जो हैं वो तो नोन है, बट उसके साथ साथ प्रॉब्लम ये है कि 11 सब टाइप्स जो हैं, जो NA के हैं वो हैं। ओके। मींस जो हमारी ये 2 प्रोटीन है, इनके 18 और 11 सब टाइप्स आज की डेट में माने जाते हैं। ठीक है। अब जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनता है इन प्रोटीन्स को मिला करके, वो हमारा बनेगा, जैसे कि H7N2 हो गया, HA7 प्रोटीन से हो गया। ठीक है। मतलब डिफरेंट कुछ भी कॉम्बिनेशन डेवलप हो सकता है। अभी वाला जैसे है H5N1 हो गया, H5N2 हो गया। ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे वायरसेस इनके प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। अब मुद्दा यहाँ ये उठता है कि भाई ये जो वायरस है, क्या ये इजिली स्प्रेड हो जाता है ह्यूमंस में? जी नहीं, ऐसा बहुत रेयरली होता है। वैसे तो डायरेक्ट स्प्रेड नहीं होता है, लेकिन हाँ, ये माना गया है कि जनरली दोज पीपल हु आर कमिंग विथ क्लोज कॉन्टैक्ट with whom with the infected alive or dead birds, they can contract H5N1 bird flu virus. Okay. अब ये भी है कि क्या ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को स्प्रेड होता है, जैसे कि कोविड है हमारा, या जैसे कि हम कह सकते हैं कि भाई नॉर्मल आपको सर्दी खांसी जुकाम होता है, तो जुकाम में होता है कि एक दूसरे से वो चीजें स्प्रेड हो जाती हैं, राइट। तो क्या बर्ड फ्लू भी ऐसे स्प्रेड होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बर्ड फ्लू डायरेक्ट ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड नहीं होता है, राइट। और ये वायरस ऐसा भी माना जाता है, कुछ लोग ये भी अफवाह उड़ाते हैं कि भाई जो लोग नॉनवेज इनटेक करते हैं, ठीक है, कि आप नॉनवेज खा रहे हो इसलिए आपको बर्ड फ्लू हो गया।
बहुत रेयर केसेस ही होता है जहाँ पर जो नॉनवेज है वो अगर आपका ये जो वायरस है अगर ये उसमें है, ठीक है, उस पर्टिकुलर बॉडी में है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिस वायरस इज सेंसिटिव टू हीट। ओके, ये जो हीट होती है हमारी, जो गर्मी होती है आग की, उसमें अगर ये पकता है, अच्छे से इसको पकाया जाता है, तो वो नहीं रह जाता है यहाँ पर। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जो वायरस है वो इट डाइज वाइल कुकिंग इन दी हाई टेम्परेचर्स। ओके, तो ये चीजें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। यहाँ से एक और हम कनेक्शन अगर करें तो कोविड-19 से अगर इसे हम कनेक्ट करें तो देखेंगे कि भाई कोविड-19 के केस में ऐसा नहीं है। ये कहीं भी साबित नहीं हुआ है कि हमारा जो कोविड-19 वायरस है वो हीट के प्रति सेंसिटिव हो। तो ये चीज बहुत ध्यान में हमें रखनी है। कई बार क्या होता है, अच्छा बर्ड फ्लू था, मे बी शायद ये भी होगा, हम उसको टिक कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। और अलग अलग वायरसेस की अलग अलग चीजों से सेंसिटिविटी होती है। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, एक और चीज देख लीजिए, जो जैसे वायरस कॉम्बिनेशंस में प्रोटीन कॉम्बिनेशन से करके हम वायरस लिखते हैं ना, जैसे कि H5N1 हो गया, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि HA5 है, ठीक है, और NA1 है, यानी कि जो हमारा HA यानी हेमाग्लूटिनिन जो प्रोटीन था उसका 5 मॉलिक्यूल्स है, उसको यहाँ पर बताया जा रहा है, और इससे 1 को। ओके, ऑलराइट, ये इस तरीके से वायरस जो है वो कंबाइन होते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से प्रोटीन्स जो है वो होते हैं। ऑलराइट, अच्छा, ऑल नोन सब टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंजा ए वायरस जो है दैट कैन इन्फेक्ट बर्ड्स बट विथ फ्यू एक्सेप्शंस, ठीक है, जितने भी नोन सब टाइप्स हैं इन्फ्लुएंजा के, जैसे कि हमने देखा 18 जो है वो HA के हैं, 11 जो है वो NA के हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पर हैं, जैसे कि H17N10, यहाँ पर H18N11। ओके, ये जो हैं ये सिर्फ मोस्टली जो है बैट्स में मिलते हैं। कोविड-19 का की भी शुरुआत बैट से ही हुई थी, ऐसा कहा जाता है। तो ये चीजें जो है थोड़ा सा ध्यान में रखना कि एक्सेप्शन क्या है। जो चीज कॉमन है यूपीएससी वो नहीं पूछेगा, जो चीज एक्सेप्शन है यूपीएससी बिल्कुल वही पूछेगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिम्टम्स पर अगर हम आए कि अगर ये ह्यूमन कॉन्ट्रैक्ट करता है इस वायरस को तो उसे क्या सिम्टम्स होंगे, तो देखिए सबसे पहले जो ये वायरस है ये सबसे पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अटैक करता है। मींस ह्यूमंस का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको अटैक करेगा, एंड इट कैन कॉज सीवियर रेस्पिरेटरी इलनेस ऑल्सो, जैसे कि न्यूमोनिया हो गया, ठीक है, या अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जिसे हम ARDS भी कहते हैं, वहां पर ये होता है। आप इसके सिम्टम्स देख सकते हैं, हेडेक हो सकता है, आपको सोर थ्रोट हो सकता है, मसल एक्स हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, डायरिया हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफी हद तक जो है चीजें सिमिलर दिख रही हैं हमें कोविड से, ठीक है, रनी नोज है, फीवर है, ये सारी चीजें वो हैं। अब इसकी जो सिम्टम्स अर्ली एजेस में देखे जाते हैं वो यही होता है कि भाई शुरुआत इसकी होती है फीवर से, कफ से, सोर थ्रोट से, और कई बार एब्डोमिनल पेन या डायरिया से। इसके लिए जो ट्रीटमेंट बताई गई है वो है हमारी एंटीवायरल ड्रग्स, जिसका की नाम है ओसेल्टामिविर, ठीक है। खुद से नहीं लेनी है, अगर आपको कभी लगता है कि आपको बर्ड फ्लू हो गया प्लीज डू नॉट टेक दिस, ठीक है, अपने डॉक्टर से पूछ के ही मेडिसिन लीजिएगा। यहाँ मैं आपको नाम बता रही हूँ सिर्फ क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई किस चीज में कौन सा ड्रग यूज होता है, क्योंकि इस बार का जो यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ था उसमें कुछ बच्चों ने बताया कि जो आई ड्रॉप होती है हमारी उससे रिलेटेड सॉल्ट पूछा था, तो इसलिए थोड़ा सा नजर रखनी चाहिए ऐसी चीजों पर जो कि फॉलो हो रही है दूसरे एग्जाम्स में भी, ठीक है। दूसरी चीज ये कि जो पोल्ट्री बर्ड्स हैं, अमंग द पोल्ट्री बर्ड्स द वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजीज हैज बीन एडवाइज्ड बाय वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस फॉर एनिमल हेल्थ एंड दिस कैन एक्चुअली हेल्प टू प्रिवेंट दिस फ्लू। उनका कहना है कि जो बर्ड्स हैं, जो पोल्ट्री बर्ड्स हैं स्पेशली, उनको वैक्सीनेट किया जाए अगर, तो ये चीजें थोड़ी सी रुक सकती हैं। ओके, आगे चलते हैं हमारी अगली खबर पे, वो है इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन इज लाइकली टू बी एक्सिलरेटेड इन नवंबर टू 5.1%। जीएस पेपर 3 का टॉपिक है, इकोनॉमिक्स का, सीधा सीधा, राइट। इन्फ्लेशन
जहां मेंस में तो खैर देखिए इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा पार्ट है इन्फ्लेशन, राइट, बट प्रीलिम्स लेवल पर भी इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले भी क्वेश्चंस पूछ चुके हैं, और क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है, जहां पर या तो डेफिनेशन पूछी गई है डायरेक्ट, या फिर इन्फ्लेशन के जो कॉजेज हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, या फिर टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। एज सच डेटा से भी पूछा जा चुका है कि जो एक होता है ना कि भाई ये चीज जो है स्टेडली इंक्रीज या स्टेडली डिक्रीज वाले टाइप के क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इस न्यूज में क्या इंपॉर्टेंट है। इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन लाइकली एक्सिलरेटेड लास्ट मंथ में, ठीक है, और बताया गया है कि 5.1% जो है फास्टर ग्रोथ कह लो या एक्सिलरेशन कह लो आप, कि वो देखी गई है एज कंपेयर टू बी अक्टूबर्स 4.48%, ठीक है। और ये भी कहा गया कि लास्ट मंथ रिडक्शन हुआ था फ्यूल टैक्सेस में, एंड अ स्लाइटली फेवरेबल स्टैटिस्टिक बेस वर ऑफसेट बाय स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इन द प्राइसेस ऑफ पेरिशेबल आइटम्स, ठीक है। इसी के साथ जो कुछ चीजें हैं जिनमें की स्लिड हुआ है वो है हमारी ब्रेंट क्रूड ऑयल, ठीक है, जहां पर कि सबसे ज्यादा वो बिगेस्ट इंपोर्ट है, जहां पर कि स्लिड हुआ है, कमी आई है बेसिकली 16% की दर से, ठीक है। सो 16% ऑफ स्लिड हैज बीन सीन इन दी ब्रेंट क्रूड ऑयल विच इज इंडियाज बिगेस्ट इंपोर्ट, ठीक है। और हाई इन्फ्लेशन इस ईयर तो है ही, उसकी वजह से जो हमारा प्राइस गेन कंपेयर किया जा रहा है लास्ट ईयर की अपेक्षा, उसके रिलेशन में अगर देखें तो हमारा इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई है। अब इन्फ्लेशन है क्या, ये तो हमारी न्यूज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, राइट। अब अगर हम मुद्दा उठाएं कि भाई साहब ये इन्फ्लेशन होता क्या है, तो देखिए इन्फ्लेशन जिसे हम लाइक आम लैंग्वेज में हम महंगाई भी कई बार कह देते हैं, वो क्या है, इसकी डेफिनेशन समझनी बहुत जरूरी है। So the inflation refers to the rise in the prices of most goods and services of daily common use, such as food, clothing, housing, recreation, transport, etc. etc. और ये इन्फ्लेशन जो है ये हमें इंडिकेट करता है द डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ अ यूनिट ऑफ अ कंट्रीज करेंसी। यानी कि अगर महंगाई बढ़ गई, कैसे समझते हैं इसे, लेट्स से अगर किसी चीज की महंगाई बढ़ गई, लेट्स से आपका आलू को ले लेते हैं, पोटैटो को ले लेते हैं, अगर पोटैटो अभी से या जैसे कि टोमेटोज के रेट्स बहुत हाई चल रहे हैं, राइट, 100 रुपीज 80 रुपीज पर केजी ऐसे हैं, जो कि अगर हम देखें तो 30 या 40 रुपीज केजीज के उससे मिलते हैं। या लास्ट जो ईयर था उसमें हमने अनियन का ऐसे ही प्राइस हाई देखा था, ठीक है। तो होता ये कि एक आम आदमी की अपनी कंट्री के करेंसी में किसी चीज को खरीदने की क्षमता अगर कम हो रही है तो वो क्या इंडिकेट करता है, वो हमारा इन्फ्लेशन इंडिकेट करता है, राइट। कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 100 रुपए पर डे के कमा रही हूँ, ओके, और कोई चीज जो है वो 50 रुपए से बढ़ के 70 रुपए की हो गई है, तो इट विल बी लाइक आई विल हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर बाइंग दैट, ओके। तो यहाँ पर परचेजिंग पावर की बात हो रही है कि जो परचेजिंग पावर है, अगर इन्फ्लेशन होगा तो परचेजिंग पावर ऑब्वियसली कम हो जाएगा, ओके। एंड इन ऑर्डर टू इंश्योर कि भाई जो प्रोडक्शन है वो चलता रहे, वो प्रमोट होता रहे, एक मॉडरेट लेवल का इन्फ्लेशन भी जरूरी है, ऐसा हमारे थिंकर्स का कहना है, ठीक है। जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं या जो हमारे थिंकर हैं उनका कहना है कि भाई देखो एक हद तक इन्फ्लेशन जरूरी है। वाई? बिकॉज इट विल कीप एंड लाइक इट विल एंश्योर दैट द प्रोडक्शन जो है वो हमारा प्रमोट होता जा रहा है, ओके। अब मेरा आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि भाई आप मुझे ये बताओ, इन्फ्लेशन तो हमें समझ आ गया, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन? ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है तो। अगर नहीं आइडिया तो आप रेफर भी कर सकते हैं, बट मुझे आप ये बताइए कि इन्फ्लेशन का अपोजिट क्या होता है और उसका कॉन्सेप्ट क्या है, मीन्स व्हाट इज द डेफिनेशन। अगर मैं आपसे सिंपल टर्म्स में पूछूं कि उससे आप क्या समझते हो, मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जरूरी नहीं कि टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देगा, टॉपिक से थोड़ा सा घुमा फिरा के उसके अपोजिट से भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। So it is just try to make you ready for whatever UPSC is going to give you in the coming year or the coming exam. Okay. इन्फ्लेशन किस वजह से होता है, व्हाट ऑल कॉजेज इन्फ्लेशन? सबसे पहले तो देखिए इन्फ्लेशन के कुछ टाइप्स भी यहाँ पे बताएं। एक है हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और बिल्ट इन इन्फ्लेशन, ठीक है।
और जो हमारी हाई डिमांड एंड लो प्रोडक्शन है, ठीक है, या सप्लाई ऑफ मल्टीपल कमोडिटीज है, उनकी वजह से हमारा डिमांड सप्लाई गैप होता है, जिसकी वजह से हाइक इन प्राइसेस यानी कि इन्फ्लेशन हो जाता है। सबसे पहला रीजन हमारे इन्फ्लेशन का क्या, कि भाई जो डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप आ रहा है उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। दूसरी चीज, एक्सेस सर्कुलेशन ऑफ मनी जो है, दैट ऑल्सो लीड्स टू इन्फ्लेशन। ऐसा नहीं है कि इंसान के पास पैसे कम रहेंगे तभी इन्फ्लेशन आएगा, अगर बहुत ज्यादा एक्सेस सर्कुलेशन ऑफ मनी है तो भी इन्फ्लेशन आता है, क्योंकि उससे जो है परचेजिंग पावर जो है कम हो जाती है, ठीक है। नाउ विद पीपल हैविंग मोर मनी दे ऑल्सो टेंड टू स्पेंड मोर, विच कॉजेज अगेन इंक्रीज डिमांड, एंड अगेन इंक्रीज डिमांड से जो है इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, ठीक है। दूसरी चीज की स्पर्ट इन प्रोडक्शन प्राइसेस जो है हमारे कुछ कमोडिटीज के, दे ऑल्सो कॉजेज इन्फ्लेशन एज द प्राइस ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट इंक्रीजेज। और अगर सब कुछ इंक्रीज होगा तो फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस तो इंक्रीज होना ही है, और ये हो जाती है हमारी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। एंड आफ्टर दिस क्या होता है, जो लास्ट है हमारा वो है कि इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है ओवरऑल, जैसे कि प्राइस, किसी गुड्स का प्राइस जो है वो ओवरऑल प्राइस इंक्रीज हो रहा है, किसी सर्विस का ओवरऑल प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो ये एक फैक्टर बनेगा हमारा, जिससे कि जो इन्वॉल्व लेबर है उसमें ना, वो भी एक्स्ट्रा वेज या एक्स्ट्रा मनी डिमांड करेगी फॉर देयर कॉस्ट ऑफ लिविंग, एंड अगर उनको एक्स्ट्रा दिया जा रहा है तो फिर वो कहाँ से वसूल किया जाएगा, आप समझदार हो इसके लिए, और ये अगेन जो है ये इन्फ्लेशन ही कॉज करेगा। मींस यहाँ पर कई तरीके से इन्फ्लेशन हो रही है, कोई एक कंक्रीट रीजन नहीं है, बट एक के बाद एक पूरा लूप बनता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा प्राइस हाइक हो रहा है और जिसकी वजह से हमारी इन्फ्लेशन आ रही है, ठीक है। इन्फ्लेशन को जनरली दो तरीकों से, या कह सकते हैं कि दो इंडिसेस पर मेजर किया जाता है। पहला है हमारा WPI और दूसरा है हमारा CPI। WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, जहां पर हम होलसेल की बात करते हैं, ठीक है, और CPI जो कि हमारा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जहां पर कि रिटेल लेवल की बात की जाती है गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड। अब होता ये है कि जो हमारा CPI है और WPI, इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप मुझे ये भी बताओगे कि एट प्रेजेंट इन दोनों में से किस इंडेक्स पर या किस इंडेक्स को बेस इंडेक्स माना जा रहा है, ठीक है, किस पर जो है सारी चीजें कैलकुलेट हो रही हैं और क्यों हो रही हैं, ठीक है। यहां पर कुछ डिफरेंसेस दिए हुए हैं, डिफरेंसेस देख लो क्योंकि डिफरेंसेस अक्सर पूछते भी हैं। CPI जो है मेजर करता है रिटेल को, WPI मेजर करता है होलसेल को। अब क्या करेगा आपसे यूपीएससी में, देखो मेंस में तो सिंपल सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई द डिफरेंसेस अमंग CPI एंड WPI एंड गिव एन अकाउंट ऑफ विच इज बीइंग फॉलोड एट प्रेजेंट, ठीक है, कौन सा इंडिसेस पे एट प्रेजेंट इन्फ्लेशन मेजर हो रहा है आपका, ये आपको बताना है और अपने रीजंस देने। दूसरी चीज, प्रीलिम्स पे अगर हम आएंगे तो प्रीलिम्स में क्या करेगा, आपको दो स्टेटमेंट दे देगा। जैसे सपोजिटली आपको अगर यहाँ पर दिया हुआ है कि CPI रिलीजेस ऑन अ मंथली बेसिस और WPI रिलीजेस ऑन अ वीकली बेसिस, ये क्या करेगा, ये इन दोनों को इंटरचेंज कर देगा, CPI को दे देगा वीकली बेसिस और WPI को दे देगा मंथली बेसिस, ठीक है। इसके अलावा ये भी कर सकता है कि CPI में बोल देगा कि भाई यहाँ पर ओनली गुड्स चार्ज होते हैं। कोई भी जो ये डिफरेंस के हमारे स्टेटमेंट्स हैं, इनको इंटरचेंज करना यूपीएससी की खासा, ये कह सकते हैं कि भाई उनकी हॉबी है, वो इंटरचेंज कर देते हैं ताकि हम कंफ्यूज हो जाएं। ओके, तो ये चीजें देखनी है हमें। CPI जो है मंथली बेसिस पे निकलता है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में कैलकुलेट किया जाता है। 8 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आती हैं। बेस ईयर जो है वो सेम कैलेंडर ईयर होता है और फाइनल स्टेज पर इन्फ्लेशन कैलकुलेट होती है। वहीं WPI को देखें तो होलसेल की बात करता है, वीकली बेसिस पर होती है, सिर्फ और सिर्फ गुड्स को कवर करता है और प्राइमरी आर्टिकल्स इसमें फ्यूल, पावर एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ही आते हैं। बेस ईयर फाइनेंशियल ईयर होता है और ये इन्फ्लेशन फर्स्ट स्टेज पर कैलकुलेट करता है। ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस थे, इसको प्लीज एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारी न्यूज है गूगल सर्चेस से रिलेटेड। देखिए, जब हमें कुछ नहीं मिलता है ना, कि भाई कोई आंसर हमें नहीं दे रहा, तो हम क्या करते हैं, हम फटाफट से अपना फोन उठाते हैं, अपनी डिवाइस उठाते हैं या लैपटॉप उठाते हैं, वहां पे गूगल सर्च कर डालते हैं, ठीक है। तो ये उसी की एक रिपोर्ट आई है, प्रीलिम्स के मुद्दे से ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट। अब इनकी जो मेन हाईलाइट्स है आप देख सकते हो, वैसे तो मैंने हाईलाइट किया है जो मेन चीजें हैं, बट स्पोर्ट्स, कोविड-19 और फार्मर प्रोटेस्ट, ठीक है, ये 3 वर्ड ऐसे थे जो कि इस पूरे साल
देखे गए हैं, सर्च किए गए या जिन पर बातें हुई हैं 2021 में, पूरे साल से मेरा मतलब है 2021 में इन 3 मुद्दों पर असल चर्चा हुई है। देन अगर हम स्पोर्ट्स की कैटेगरी में जाएं तो आईपीएल और आईसीसी T20 सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है। टॉप स्पोर्ट्स की लिस्ट में जो है ये क्वेरीज में आते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम सबसे ज़्यादा ट्वीटेड हैशटैग्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा ट्वीट हुआ है #COVID-19 या फिर #फार्मर्स, ठीक है। ये जो है फार्मर्स प्रोटेस्ट है बेसिकली, यहाँ मैं प्रोटेस्ट लिखना भूल गई हूँ, ओके। ये जो है सबसे ज़्यादा ट्वीट किए गए हैं। और ट्रेंडिंग क्वेरी की लिस्ट में अगर हम जाएं तो अगेन आईपीएल है, पिछले साल भी यही था, ओके। इसके बाद फिर कोविन वगैरह या आईसीसी T20 भी आते हैं, यूरो कप है, टोक्यो ओलंपिक्स है, ये भी जो है ट्रेंडिंग क्वेरी लिस्ट रहे हैं। और अगर मूवीज की बात करें तो जय भीम एक मूवी आई थी, राइट। एक बहुत फेमस केस भी है, उससे रिलेटेड है ये। मैं आपका ज़्यादा सस्पेंस नहीं खराब करूंगी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिएगा, अच्छी मूवी है, ठीक है। और बहुत फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, ठीक है, रिट्स क्या होती हैं, इनसे रिलेटेड काफ़ी इंफॉर्मेशन आपको इस मूवी में मिलेगी और क्या उनका प्रोसेस है उन चीज़ों से रिलेटेड, तो प्लीज़ देखिएगा, ठीक है, अच्छी पिक्चर है। और इसको जो है टॉप स्पॉट की मूवी का खिताब भी इसने जीता है। और कुछ बहुत खास नहीं है, सिर्फ यही इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, एक ट्विटर पर जो है हमारे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे मिस्टर पैट, ठीक है, पैट क्यूमिन्स इनका पूरा नाम है। इन्होंने ट्वीट किया था अबाउट हिज डोनेशन टू COVID-19 रिलीफ इन इंडिया, और ये सबसे ज़्यादा रीट्वीटेड ट्वीट थी, जिसको सबसे ज़्यादा बार रीट्वीट किया गया हो। और इसके अलावा जो दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा रीट्वीट वाली न्यूज़ थी वो थी विराट कोहली ने जब अपने बेटी का, अपनी डॉटर का बर्थ अनाउंस किया था, तो इन दोनों को बहुत ज़्यादा लाइक किया गया था, ठीक है। कोहली की ट्वीट को लाइक किया गया था और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर की जो ट्वीट थी उसको रीट्वीट किया गया था सबसे ज़्यादा बार, ओके। हमारी अगली खबर जो है वो डेमोक्रेसी से रिलेटेड है कि डेमोक्रेसी डजंट हैपन बाय एक्सीडेंट। आपको मैंने कुछ दिन पहले भी करंट अफेयर में ये चीज़ बताई थी कि एक डेमोक्रेसी समिट हो रहा है जिसको कि जो बिडेन प्लान किए हैं, राइट। जीएस पेपर 2 का हमारा ये टॉपिक हो सकता है। डेमोक्रेसी से रिलेटेड आपको सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और इसी डेमोक्रेसी समिट को लेकर के ताइवान और चाइना भी न्यूज़ में आए थे तब। क्यों? क्योंकि ताइवान को जो है इनवाइट किया गया था एज दी यूनिक टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, जो है इसको बोला गया था, एक उभरती हुई डेमोक्रेसी की भी बात की गई थी, ठीक है। तो जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, जो बिडेन साहब, यूएस प्रेसिडेंट, इन्होंने प्लान किया कि भाई हम ऐसा करते हैं, दुनिया की जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उन सबको इकट्ठा लाते हैं और लेट्स हैव अ ग्लोबल समिट फॉर democracy. Why this summit was organized? This summit was organized to renew the spirit and shared purposes of the nations of the free world. और इंडिया को भी इसमें इनवाइट किया गया है क्योंकि इंडिया जो है इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। तो इंडिया का ऑब्वियसली इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम से रिलेटेड कि भाई थीम क्या है हमारी, ठीक है। तो जो डेमोक्रेसी से रिलेटेड थीम है हमारी वो है कॉम्बेटिंग अथॉरिटेरिज्म, फाइटिंग करप्शन एंड प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है और मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रीलिम्स में हो सकता है ये पूछ दे, ठीक है। इनमें से कोई एक चेंज कर देगा, अथॉरिटेरियनिज्म की जगह पे कुछ और वर्ड डाल देगा, ओके, और ये आपको बोल देगा। या हो सकता है यहाँ पे आपको करप्शन की जगह हटा करके ये मनी लॉन्ड्रिंग डाल दे, कुछ भी चेंज कर सकता है। तो इसको एक बार बस नोट कर लेना, और कुछ खास नहीं है, सिर्फ बस यही हुआ है कि फाइनली इन्होंने यही बोला कि भाई देखो जो डेमोक्रेसी है वो इट डजंट हैपन बाय एक्सीडेंट, ठीक है। उसको लाने के लिए जो है वी हैव टू रिन्यू इट विथ ईच जनरेशन, हमें मिलकर जो है हर जनरेशन के साथ इसको जो है रिन्यू करना होगा, इसको करते रहना होगा। और वी हैव टू स्टैंड फॉर जस्टिस एंड द रूल ऑफ लॉ। बस यही बातें हैं, बाकी मैंने हाईलाइट तो कर ही दिया है जो भी इन्होंने कहा है। एज सच इनसे कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है कि भाई इन्होंने क्या कहा, कैसे कहा, लेकिन फिर भी एक बार जो है आप देख लेना, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। यू कैन जॉइन अस ऑन डेली #CD रिचुअल्स। और आपको आई होप कि ये लेक्चर्स हमारे अच्छे लग रहे होंगे। प्लीज अपना फीडबैक दीजिए और जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं
उनको ज़रूर आंसर करिए, अपने कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताइए। आपकी अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स को हम सॉल्व करें। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.